देखिए, हैंचर्ड और फारफ्रे की बीच जो तकरार शुरू होगी उसके बीच इस चैप्टर में बो दिए गए हैं। दो तलवार आ जाती हैं तो कैसे दोनों में तकरार होनी शुरू हो जाएगी, दोनों के ईगो क्लैश होंगे। एक जो बूढ़ा है, एक्सपीरियंस्ड है, और दूसरा जिसके पास नए ज़माने की ताकत, जिसकी विट ज़्यादा, कह सकते हैं कि विट विट इज़ फार सुपीरियर देन हैंचर्ड्स, और वो पढ़ा लिखा भी ज़्यादा है हैंचर्ड से। उन दोनों के बीच में तकरार शुरू हो जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, इससे हम मुझे सपोर्ट मिलेगा। और इस चैप्टर की शुरुआत में हम एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देखते हैं हैंचर्ड की बेटी एलिजाबेथ चेन न्यूसन। न्यूसन ही होगा क्योंकि नाम तो चेंज करवाया नहीं मैडम ने पिछले चैप्टर में, जैसे मैंने बताया था। तो इनके साथ ये होता है कि धीरे 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 जब इनके पास पैसा आने लगता है तो धीरे 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 करके इनके कपड़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करने में, और एक्सपेरिमेंट होंगे तो जैसे लड़कियों को तो पता ही है, अगर लड़कियां सुन रही हों इस ऑडियो को, कि भाई अगर एक पर्टिकुलर कलर का शू आप पहनते हैं तो फिर उससे मैचिंग पर्स भी होना चाहिए, मैचिंग हेयर बैंड भी होना चाहिए, फिर कपड़े भी मैचिंग होने चाहिए। तो इस तरीके का एक सर्कल शुरू हो जाता है। तो वही सर्कल हमारी एलिजाबेथ जेन के साथ भी हुआ है, दैट शी हैज़ बिकम पॉपुलर नाउ दैट शी हैज़ एक्सपेरिमेंटिंग विद हर क्लोथ्स एंड शी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल इन दैट। और लेकिन एलिजाबेथ जेन को ये भी पता है कि ये सब तो बाहर की चीज़ें हैं, मैं अपने माइंड पे क्यों नहीं काम करती हूँ। उसे ये भी लगता है कि जो भी उसको अप्रिसिएशन मिल रहा है ये बाहर के लोगों से मिल रहा है, बाहर की चीज़ों के लिए मिल रहा है, स्किन के लिए, कपड़ों के लिए। ये उन लोगों के दिमाग में ज़्यादा आता है जिनको पहले कभी कुछ मिला नहीं होता है। एलिजाबेथ की लाइफ पहले क्या थी, उसको कोई कुछ पूछने वाला नहीं था, पैसा नहीं था तो शक्ल भी अच्छी नहीं होती है, यही तो नियम होता है। तो अचानक से जब चीज़ें आती हैं तो उसको पता चल गया, वही हूँ। जब पैसा नहीं था तो लोग मुझे बिल्कुल भी भाव नहीं देते थे, अब पैसा आ गया है तो भाव दे रहे हैं, ब्यूटीफुल भी लग रही हूँ। तो फ्रेंड्स, तो ये चीज़ें जिन लोगों के पास बचपन से पैसा है उनको पता नहीं चलती, बिकॉज दे हैव नॉट सीन द टू साइड्स ऑफ द वर्ल्ड, दे ओनली सी इट व्हेन दे लूज इट। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो एलिजाबेथ जेन वॉन्ट्स टू रीड, आप समझ लीजिए एलिजाबेथ जेन में थोड़ा बहुत दिमाग चलता है। अब आते हैं हम माइकल हैंचर्ड और हमारे फारफ्रे के बीच जो तनातनी होने वाली है। देखिए, सिस्टम तो ये है कि इनका जो बिज़नेस है, बिज़नेस इन द सेंस कि इनका बिज़नेस ये है कि जो भी इनके पास स्टोर में होता है, जो भी फसल होती है, हे ड्रेसिंग लाइन में जो ये होते हैं, तो अगले दिन जहाँ जहाँ डिमांड आती है तो वहाँ वहाँ सामान जाता है, एग्रीकल्चरल सामान। तो इनको सुबह जल्दी जाना पड़ता है। लेकिन एक बंदा होता है एबल विटल, वो लेट उठता है, कई लोगों की तरह, मेरी तरह भी लेट उठता है। एंड फिर जब एक बंदा लेट होता है तो उसके साथ साथ पूरा जो जत्था जाने वाला होता है शिपिंग के लिए, वो भी लेट हो जाता है। तो माइकल हैंचर्ड उसको बोल देता है कि भैया अब कल तुम लेट हुए तो तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें बहुत ही सबके सामने बेइज्जत करूंगा। तो बेइज्जत कैसे करता है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो एबल विटल के पास ये वार्निंग चली जाती है, लेकिन उस वार्निंग का कुछ होता नहीं है, क्योंकि अगले दिन भी वो उठता नहीं है। माइकल हैंचर्ड खुद उसे उठाने जाता है कि ये क्या बदतमीज़ी है भाई, हमको 4 बजे निकलना था, अब तुम अभी तक सोए हुए हो, अब तुमको मैं सीधे, मतलब अब तुम हाफ नेकेड रहोगे और मैं तुम सबके सामने मैं तुमको मतलब तुम्हारा जुलूस निकलवाऊंगा। अब एबल विटल तो बेचारा सीधा साधा आदमी है, तो माइकल हैंचर्ड कहता है चलो मेरे साथ, और एबल विटल भी पीछे पीछे चलता है। लेकिन फारफ्रे बीच में आ जाता है। फारफ्रे कहता है कि भैया रुको, एबल विटल ये क्या हो रहा है। तो एबल विटल बताता है कि ये हो गया है, अब मैं लेट हो गया हूँ, तो लेट होने की पनिशमेंट ये है कि मुझे नंगा घूमना पड़ेगा। अब इस टाउन में जितनी भी औरतें हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, सबके सामने मेरी बेइज्जती होगी,
इतनी बेइज्जती होने के बाद तो मैं यहाँ कैसे अगले दिन कैसे चलूँगा, मैं तो अपने आप को मार डालूँगा, सुसाइड कर लूँगा। वो कहता है अरे ऐसा नहीं होगा, नहीं करेंगे तुम, अब ऐसा ऐसा कुछ कुछ नहीं होगा। फारफ्रे कहता है कि जब तक मैं यहाँ पर मैनेजर हूँ वैसा नहीं होगा। माइकल हेंचर्ड कहता है ये पनिशमेंट मेरी है, मैं दूंगा इसको पनिशमेंट। और यहाँ पर दोनों के बीच तकरार हो जाती है और माइकल हेंचर्ड थोड़ा सरप्राइज हो जाता है कि ये क्या होगा, ये क्या हो गया, ये तो मेरे ही खिलाफ हो गया, मेरे लोगों के सामने मेरा बनाया हुआ मैनेजर मेरे खिलाफ बोल गया। अब चाहे सही हो चाहे गलत हो, ये तो गड़बड़ हो गई। अब माइकल हेंचर्ड को ये लगता है कि इस बंदे को तो मैंने अपनी लाइफ के सारे राज बता दिए, वाइफ को बेचने से लेकर के रीमैरी तक, बेटी सब। अब उसको लगता है कि ये तो गड़बड़ हो गई। अब उसके बाद उसको ये भी पता चलता है कि जो टाउन है उसमें माइकल हेंचर्ड का कद नीचे जा रहा है और डोनाल्ड फारफ्रे का कद ऊपर जा रहा है। क्योंकि जो भी अब कोई पूछने आता है तो किसको पूछने आता है, फारफ्रे के लिए पूछने आएगा। एग्जाम्पल है कि टर्नओवर में एक किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो भी सामान रहता है उसके वैल्यू, उसका दाम पता करने के लिए उसके जो बच्चे हैं वो आते हैं। तो माइकल हेंचर्ड बोलता है कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, ये काम मैं कर लूँगा। वो कहते नहीं नहीं, मुझे फारफ्रे चाहिए। अब बच्चे के मुंह से सच निकल गया। माइकल हेंचर्ड कहता है क्यों? बच्चा कहता है कि सब लोग कहते हैं कि फारफ्रे आपसे ज़्यादा समझदार है, आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, आपसे ज़्यादा क्विक है। अब माइकल हेंचर्ड को लगता है तो गड़बड़ हो गई। तो उसके बाद वो कहता है मैं आ रहा हूँ तुम्हारे साथ। फिर फारफ्रे को मिलता है, फारफ्रे और हेंचर्ड से बातें होती हैं। अब फारफ्रे तो शायद उससे मूव ऑन हो चुका है, फिर भी वो कहता है कि यार मुझे वहाँ जाना है, टर्नओवर जाना है, वो हे वगैरह के काम के लिए। तो माइकल हेंचर्ड कहता है तुम जाओ, सब कुछ ठीक है, आई एम फाइन नाउ, जो हो गया सो हो गया। तो डोनाल्ड फारफ्रे चला जाता है और माइकल हेंचर्ड अपने रास्ते निकल जाता है। अब माइकल हेंचर्ड बार बार यही सोच रहा है कि यार अब सुलह तो हो गई है, लेकिन मैंने गड़बड़ कर दिया है कि इसको अपने सारे राज बता करके। अब यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अब हम माइकल हेंचर्ड को देखते हैं कि अब उसने तो एक तो क्या कहते हैं कि इम्पल्सिव है, इम्पल्सिव इन द सेंस कि इमोशन के बहाव में आकर के वो कर लेता है कुछ। कभी शराब के इन्फ्लुएंस में बीवी को बेच देता है। अब जब बीवी वापस आ गई तो उसने जल्दी से उससे शादी कर ली। अब फारफ्रे से अब देखिए, अब वो फारफ्रे के इंटेलेक्ट से प्रभावित था जब वो शुरू में आया था, एंड उसके इंटेलेक्ट की वजह से उसने उस पर इमोशनल ट्रस्ट भी कर दिया। अगर उसका दिमाग तेज है तो उस पर अपनी राज बताने की क्या ज़रूरत थी, तो ये उसने किया। अब उसने इम्पल्सिव होकर के फारफ्रे को डांट भी दिया, या एबल विटल के साथ जो था। अब उसके सारे डिसीजंस इम्पल्सेस की वजह से होंगे। एक इमोशन आएगा, उस इमोशन के अंडर वो डिसीजन ले लेगा। अब यहाँ से माइकल हेंचर्ड की जो कह सकते हैं लाइफ की स्टोरी है वो फिर से डाउन जाएगी उसकी इम्पल्सिवनेस की वजह से। तो थैंक यू सो मच इस ऑडियो को सुनने के लिए। फिर मिलेंगे, चलते चलते गुड बाय।